सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अमेरिका में कोयले से बिजली पैदा करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। सदर ट्रंप ने न सिर्फ इंतज़ामिया को कोयले से चलने वाले सैकड़ों पावर प्लांट्स खोलने का इख्तियार दे दिया है, बल्कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में भी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत 65% साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2000 में कोयले से 50% बिजली बनती थी, जो अब सिर्फ 16% रह गई है। नाजरीन, कोयला दुनिया भर में स्याह सोना कहलाता है और सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का जरिया भी है। अगर हम पाकिस्तान की यहाँ की बात करें तो पाकिस्तान में 180 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कोयला थर में पाया जाता है। पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं कि 60 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली बन सकती है, जबकि कौमी ज़रूरत 24 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। फिर हम इनसे खातिर ख्वाह फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? किन मुश्किलात, क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर, जिस पे हमें अब गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ काबिल गौर बात एक ये भी है कि दुनिया भर में कोयले से चलने वाले 2400 से ज़्यादा बिजली घर हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत 2000 गीगावाट से ज़्यादा है। दुनिया की तकरीबन 1/3 बिजली पैदा करते हैं, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों और जल्द हम देखते हैं कि जल्द अमवात का सबब भी बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की वजह से कोयले को सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल समझा जाता है और इसके असरात से बचने के लिए काफ़ी इन्वायरमेंटल कॉस्ट दरकार होती है। इसी हवाले से बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ हमें मोहम्मद आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आरिफ साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, बड़ा अहम मामला है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि अमेरिका में इस पर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब एक पोटेंशल है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? और आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस बारे में सोचा जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पाकिस्तान के लिए तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हमने तवज्जो नहीं दी। हालांकि बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास तकरीबन 180 बिलियन टन्स के रिजर्व्स अवेलेबल हैं और वो प्रूव भी हो गए हैं, और लेकिन डिस्कवर हुए हुए 1990 से 34-35 ईयर हो गए डिस्कवर हुए भी, लेकिन अभी तक हमने खातिर खा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सके। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस वक्त कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ये पता है कि जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने डेवलप अपने आप को सिर्फ कोल बेस पे ही किया है। जो आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अर्ली 90s में आया था, वो रेवोल्यूशन इसी बेस पे था कि स्टीम इंजन जो है किए गए, डिस्कवर किए गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन प्रोडक्शन शुरू की गई। और ये इन तीनों के लिए एनर्जी जो है वो जो आपने जैसे कहा कि ब्लैक गोल्ड ही एनर्जी थी और कोल बेस के ही इन्होंने डेवलप्ड वर्ल्ड ने अपने आप को डेवलप किया, अपने इकानमीज को डेवलप किया। दूसरी तरफ अभी जो हमारी जो हम हैं, फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और पुअर एलडीसीज़ हैं, या अच्छा उनका प्रॉब्लम ये है कि जब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप कर लिया और फिर सैंक्शंस इम्पोज कर दी कि जी जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, आप जो है कोल को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत खुश आइंदा है। मैं पाकिस्तान के वाले से ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली जो इनिशिएटिव है ये बड़ा खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए ख़ास करके, इसलिए कि हमारी अदरवाइज भी वो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अदरवाइज भी हमारी जो कंजम्पशन है कोल की या CO2 एमिशन है एनवायरनमेंट के अंदर, वो लेस देन 1 टन पर कैपिटा है, जबकि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी को 15 टन पर कैपिटा है। बहुत से और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसकी जो पर कैपिटा CO2 एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिया की हमसे डबल है। ठीक है, सो हमारे पास वो गुंजाइश है कि बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक अगर हम कोल यूज़ करके अपनी इकानमी को डेवलप कर सकें तो हमारे पास वो गुंजाइश है कि फिर भी हम नेट ज़ीरो के करीब ही रहेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ जैसे वो दरख्त भी लगाने की कंपेन्स चलती रहती हैं और भी हमारे पहाड़ हैं, नादर्न एरियाज़ हैं, और वो सारा अगर बैलेंस ऑफ करें तो नेट ज़ीरो हम अचीव कर सकेंगे इवन इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग कोल। कोल का इज़ दी ओनली होप फॉर आवर कंट्री। वो उस तरीके से है कि एक तो हमारे डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं, दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोल की प्राइस जो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है उसकी प्राइस आप ये समझ लें कि रफली कोई $25 से $30 पर टन यूज़ होती है।
जबकि इम्पोर्टेड कोल जो है वो उसकी प्राइस $100 पर टन से भी ज़्यादा पड़ती है हमें। अच्छा, हम पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्टर में हम फेल्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से फेल है कि 35 साल हो गए हमें थर कोल डिस्कवर हुए भी हमने थर कोल को डेवलप करने की बजाय इवन रिसेंट ईयर्स में पिछले 7-8 साल के इससे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी तो जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, फिर उसमें आपको उसके लिए अलग से देखिए, एनवायरमेंटल इश्यूज, एक चीज़ तो ये है कि ये जो एनवायरनमेंट है उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती कंट्रीज़ की, एक जगह पे दूसरी जगह एनवायरनमेंट तो एक ओवरऑल एक पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरी दुनिया का एक ही है, ठीक है। तो वो ट्रैवल एक मुल्क से दूसरी मुल्क में ट्रैवल करते रहते हैं और इसलिए कोई इशू वो नहीं है। दूसरा इशू ये है कि इसका एक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि कंट्रीज़ ने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करनी है, नेट ज़ीरो कैसे अचीव करना है, या एनवायरनमेंट, वो एक प्रोटोकॉल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्टिंगली अमेरिका उस प्रोटोकॉल का इनिशिएटर ज़रूर था, सपोर्टर ज़रूर था, लेकिन सिग्नेटरी आज तक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए एनवायरनमेंट का मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं ये एनवायरनमेंट वाला आपके पास दोबारा पॉइंट लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ एहतशाम साहब को भी हम शामिल हो गुफ्तगू करें। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में, जिस तरह से हमने ये भी बात कर रहे थे मोहम्मद आरिफ साहब भी कि आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन इस बारे में सोच विचार की ज़रूरत है, संजीदा सोच विचार की। तो आपका मैं इस पर टेक चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो है आमना, आई एम वेरी हैप्पी कि यू चोज दिस टॉपिक। आरिफ साहब तो कह रहे हैं ना इंटरेस्टिंग है, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा ज़रूरी है। हम सारा दिन टेलीविज़न पे बैठ के और अपने लिखने बोलने में हम ये बातें जो कर रहे होते हैं वो नॉन इश्यूज़ हैं 80% 90%। ये वो हार्ड इश्यूज़ हैं जो हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए आगे जा सकते हैं, हमारे मुल्क को बचा सकते हैं कि हम ये बैगिंग बाउल लेके जो फिर रहे हैं। लेकिन बड़े कम लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। आमना, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हमें आज तक ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो इतना कोयला पैदा होता है वो कहते हैं जी लो क्वालिटी का है। 4 बातें की गई इसके बारे में, लो क्वालिटी का है, फिर कहते हैं कि जी इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, लॉजिस्टिक के इशू हैं, और चौथा है कि जी एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये फैलाता है। अभी देखें, यही अपने क्या कहते हैं ट्रम्प साहब जो हैं 2016 का क्लाइमेट चेंज जो पेरिस का आप देखें लैंडमार्क एग्रीमेंट है उससे बाहर निकल आए थे ग्रीन हाउस एमिशन के रोकने के हवाले से। अब यही जो अमेरिका में कहा जाता रहा है कि जी ये कोयले से आप जो बिजली पैदा करेंगे या जो भी रिसोर्सेज पैदा करेंगे ये एनवायरमेंटली ठीक नहीं होगा, आज हमें बताया जा रहा है कि नहीं जी ये तो हेल्थ इशू तो इसमें है ही नहीं है सिरे से। तो अब देखें, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला हमना ये हुआ कि हम क्यों नहीं इस तरफ जा सके, बावजूद इस बात के कि आज 34-35 साल हो गए हैं कि हमारे पास रिजर्व आ चुके हैं, हमारे पास सरमायाकारी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक दूसरी बात है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको डिस्करेज करते हैं। सिर्फ 2010 में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक प्रोजेक्ट जो है उसको फंड किया। सर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको इस तरह से पिच भी नहीं किया जिससे हम अट्रैक्ट कर सकें या कन्विंस कर सकें। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, हम ना मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, दूसरा वर्ल्ड बैंक कहते हैं जी हम रेयरली जो है ना वो अपना इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना वो कोल बेस्ड जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना हम उनको इनकरेज करेंगे। मतलब इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि ये नहीं करना, लेकिन इसके पीछे वजूहात में एक बड़ी वजह ये भी है कि थर्मल लॉबी बाहर भी बैठी है, यहाँ पे भी बैठी है। हमारे यहाँ थर्मल लॉबी ने क्या किया था, हाइड्रो पावर को नहीं आने दिया। उसके बाद ये जो 2013 की नवाज साहब की आपकी एनर्जी पॉलिसी थी, पावर पॉलिसी, उसमें एनर्जी मिक्स था कि इसमें ये भी अपना कोयला जो है ना इसको तरजीह दी जाएगी, नहीं तरजीह दी गई। अब देखें हुआ क्या है, एक चाइनीज़ जो है ना आमना उन्होंने इस पर बड़ा काम किया और उसको ही देखते हुए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अमरीका में होने जा रहा है। सीपैक में आप देखते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे एक तरफ, और $40 बिलियन के जो हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट थे। 1.5 साल वानी पीटीआई के ज़माने में ये उनकी हुकूमत में ये प्रोजेक्ट रुके रहे, नतीजतन यही नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रोजेक्ट शंघाई इलेक्ट्रिक वालों ने एक लगाया प्रोजेक्ट इसमें। अब सवाल ये है कि जी हम क्यों नहीं आगे जा सकते। अभी देखें, इसके हवाले से लोकल इंटरनेशनल इंडस्ट्री, लोकल और इंटरनेशनल स्टडी सब बताती हैं कि पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में इसको कहते हैं कि ये बेहतरीन फीजेबल प्रोजेक्ट हैं कि जो उसको हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। अब होता क्या है, एक हुकूमत आती है वो पॉलिसी कुछ और बना देती है, दूसरी कुछ और, लेकिन क्योंकि आईपीएस का मसला है, आईपीएस का मसला है तो इसको आने नहीं देते। अब होना तो ये चाहिए कि इसके बाद
एहतशाम साहब, मैं आरिफ साहब की जानिब यही पॉइंट देना चाहूँगी। आरिफ साहब, ये जैसे वो कह रहे हैं कि इनकन्सिस्टेंसी भी है पॉलिसी में, फिर बहुत सारे इशूज़ जिसमें लो क्वालिटी कोयला भी एक ये भी तासुर पाया जाता है, फिर लॉजिस्टिक्स के इशूज़ भी अपनी जगह पर मौजूद हैं लॉजिस्टिक के, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है बाई फार एहतशाम साहब और मैं हम एक ही बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये वाली जो पॉलिसी की इनकन्सिस्टेंसी या लैक ऑफ गवर्नेंस या लैक ऑफ जिसको कहते हैं ना लॉयल्टी टू द नेशन, वो ये चीज़ें गवर्न हो रही हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था पहले भी कि 2017 से 19 के दरमियान आपने इम्पोर्टेड कोल पे 4 जो है ना 3 पावर प्रोजेक्ट आपने चलाए हैं, स्टार्ट किए हैं, जबकि 35 साल से अपना लोकल कोयला जो है वो डिस्कवर हुआ है। ये क्वालिटी की और मॉइस्चर कंटेंट और ये सारी नॉन इश्यूज़ हैं। विद रिस्पेक्ट एहतशाम साहब को, वो ये है कि नॉन इश्यूज़ हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं कि ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस को ठीक करना, मीट करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। माज़रत के साथ आरिफ साहब, मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगाया गया और लोगों से आर्टिकल लिखवाए गए, अच्छी तरह याद है, थर्मल लॉबी ने उन्होंने ये करवाया। अदरवाइज तो देखें चाइनीज जो है, सुन एक सेकेंड, चाइनीज जो है ना जो इनकरेज कर रहे हैं पाकिस्तान में, सीपैक प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि माइलस्टोन होगा, इसको आप लेके जाएं, लेकिन चाइनीज़ भी चुप करके बैठ के जब हमने देखा, उन्होंने इस थ्योरी को बाई करने से इनकार कर दिया था कि ये लो क्वालिटी का है। वो कहते हैं इसको हम रिफाइन करके इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने दिया गया। जी ऐसे ही, बिल्कुल सही। अब सही, अच्छा अब दूसरी चीज़ ये है कि देखें हम इसका यूज़ नहीं कर रहे इस वक्त भी। इम्पोर्टेड कोल, जो कोल पे बिजली पैदा होती है, ऐसे अगर 6000 मेगावाट कोल की बिजली पैदा होती है और उसमें से 4000 जो है वो इम्पोर्टेड कोल पे है। आज भी 2000 से कम जो है वो लोकल कोल पे है। वही जो शंघाई इलेक्ट्रिक ने कोई 1320 मेगावाट का प्लान लगाया और उस तरीके से। सो हमारी अभी भी 35 साल के बाद भी हमने ये नहीं सीखा कि जो इम्पोर्टेड कोल है उसको रिप्लेस करके लोकल कोल उन प्लांट्स पे यूज़ करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि $30 और $100 में बहुत फर्क होता है कास्ट में। और अगर आपके लोकल रिसोर्सेज हैं तो उन लोकल रिसोर्सेज का बेनिफिट आपके पॉपुलेशन या लोगों को तभी पहुंच सकता है अगर उनकी इनपुट कास्ट कम हो। लोकल रिसोर्सेज में आरिफ साहब, लोकल रिसोर्सेज में हमारे पास सोलर भी बड़ी एक अच्छी सोर्स है। तो वो आपको कॉस्टली क्या लगता है, किस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकती है? हम कोल की तरफ जाएं या उसकी तरफ? ये जोकिंगली सोलर पे तो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करने लगा हूँ अगर माजरत के साथ कि गवर्नमेंट ने खुद ऐसी रेड मारी है कि सोलर की तो जानबूझ के एक ऐसी डायरेक्ट वो ट्रक के बत्ती पीछे ऐसे लगता है। आखिरी आरिफ साहब आपकी नज़र एक चीज़ कर दूँ, देखें कि इस गवर्नमेंट में जो 52 लोगों की काबीना होगी है, एक आदमी ने बड़ा काम किया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठ के, जिसका नाम है मुसद्दिक मलिक, और उसने ये तय किया था कि हमने किस तरीके से लोगों को कम नरखों पे तेल देना है और किस तरीके से हमने डिस्करेज करना है ये बाकी मामलात जो आम लोगों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे लोग उसके पीछे पड़े कि उसको हटा दिया गया, हटाने के बाद जनाब किसी और बंदे को वज़ीर बना दिया, उसको क्लाइमेट चेंज जो है ना मिनिस्ट्री दे दी गई। हमारे यहाँ तो जो बंदा काम करना चाहता है उसको लोग पीछे पड़ जाते हैं, करना ही नहीं देते। जी आरिफ साहब। सर मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब हों या कोई भी हो, ये एक पूरी मैनेजमेंट है इस वक्त इंस्टॉल्ड है। मैनेजमेंट हैज़ बैडली फेल्ड इन बेसिकली पुटिंग दिस इकॉनमी इन राइट डायरेक्शन। अब बेशक ये कहते रहे कि जी हमारी इन्फ्लेशन का कम हो गया, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। लाइक वाइज मैं दोबारा इस पे थर्ड कोल पे आना चाह रहा हूँ। पॉइंट टू बी टेकन फॉरवर्ड है कि थर्ड कोल बड़ा स्ट्रांग नेशनल रिसोर्स है, इसके बेसिस पे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट भी लगने चाहिए। हमारा LNG को भी रिप्लेस करके कोल जो है लोकल कोल है उससे गैस बना के आप पूरे सिस्टम में सप्लाई कर सकते हो और उस पर काम होना चाहिए। और यही एक ऐसा बड़ा रिसोर्स है कि हमारे जो अदर मसाइल हैं वो हल कर सकता है। करेक्ट, थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल ऐसा ही होना चाहिए। एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जो खबर है, जहां मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा से बानी PTI से मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। टैमी ब्रूस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल किया तो जवाब आया, आप चाहें तो वाइट हाउस से पूछ लें। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। Comment on the internal frameworks of another country regarding his intentions and actions.
You can reach out to the White House. President Trump has made it clear that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe, and that's been evidenced by our actions. अब इस पे ज़रा तज्जिया ले लेते हैं इत्तेशामुल हक साहब का। इत्तेशाम साहब, आपको और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस वक्त अभी ट्रंप इंतज़ामिया आने वाली थी, इलेक्शन से पहले ये एक हाइप बना दी गई थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई के लिए बहुत से रिलीफ होंगे, और उनके ताल्लुकात उनके साथ जोड़े जा रहे थे कि जी बड़े अच्छे ताल्लुकात उनसे रहे हैं, बड़ी रिलीफ मिलेगा, बहुत से मामला बदल जाएंगे, यहाँ पर नक्शा बदल जाएगा सियासत का भी ओवरऑल। लेकिन अब जब आए हैं उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि ना तो इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट हुई है, बल्कि जब आज सवाल किया गया इस हवाले से तो वो आपके सामने ही है कि उस पर किस किस्म का रिएक्शन आता है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, कैसे तज्जिया करेंगे? देखिए हम ना आज इतना जो खातून है टीमी ब्रूस, जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ा वाज़ेह तौर पे जिस अंदाज से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के हवाले से जो बात की है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बात सामने आ गई है कि किसी तौर भी जो कहलवाना चाहता था सहाफ़ी पीटीआई के हक़ में वो बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट हुई होगी और जिसको कहते हैं धचका लगा होगा। माजी में आप देख लें जिस तरीके से उन पर इल्ज़ामात लगे थे, साइफर केस, फिर डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे साउथ एशिया के सेंट्रल एशिया के, उनको कहा गया कि जी उन्होंने असद मजीद हमारे जो वहाँ पे सफ़ीर हैं उनको बुला के डांटा, सख्त लहजे में बात की, जबकि वो वहाँ से भी कंट्रडिक्शन दोनों तरफ से आ गई कि ऐसी बात कोई नहीं। फिर आप देखें इतनी बातें करने के बाद आप ना एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, इतना कुछ करने के बाद फिर इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग फर्म हायर की गई, वो 30-35 कहा जाता है $1 मिलियन इस हवाले से। सर लेकिन उस नैरेटिव का एक हमने इम्पैक्ट ज़रूर देखा था, उसका ये इम्पैक्ट ज़रूर आया कि वाकई उसको बड़ा सीरियसली लिया गया, और कुछ हमारे यहाँ पे गुजरे हैं उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी थी कि शायद वाकई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना। हमने देखें वो हमला वो नी जट रिएक्शन था। आपने देखा कि जिस अंदाज से कांग्रेसमैन और कांग्रेस के जो मेंबर थे सेनेट के और हाउस के, उन्होंने आपने देखा 2 दफ़ा, एक दफ़ा 60, एक दफ़ा 45 लोगों ने ख़त लिखा प्रेसिडेंट को कि जी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर आप नोटिस लें, इमदाद बंद करें, ये करें वो करें, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लॉबिंग फर्म है, इसी तरह से कहा जाता है सेंटर्स पैसा लेते हैं, वो तो कहते हैं ये तो एक जिसको कहते हैं पैसा देना, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है वहाँ पे, अपनी फंडिंग कराना अपने लिए जो मर्जी करना, तो वो ये सब कुछ काम होता रहता है। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पैनिक हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इतने भी जिसको कहते हैं ना समझ नहीं है, जो बात उन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि आपने देखा बहुत दफ़ा बात हुई थी, और उनके जो ट्रंप साहब के जो फॉर्मर पाकिस्तान ये अभी हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटीज़, क्योंकि बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है उनके जैसे उन्होंने इक़्तिदार संभाला उसके बाद साजिद तारड़ साहब ने साजिद तारड़ साहब ने कहा था, जो इनके पाकिस्तान के बारे में जिसको कहते हैं एडवाइज़र थे, कि ट्रंप साहब की पहली 100 तरजीहात में से भी एक तरजीह नहीं है कि वो बानी पीटीआई के लिए राय के लिए खत लिखेंगे, बात करेंगे। देखिए हम ना कई हवालों से अमेरिका की जो पॉलिसी होती है हम देख रहे हैं इस वक्त बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं जिनमें ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के जो हालात हैं, ईरान से काउंटर करना है, रशिया यूक्रेन जंग के मामलात को देखना है, फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन से नाराज़गी मोल लेना, टेरिफ वॉर के जो मामला चल रहे हैं, चाइना को उन्होंने किस तरह से केटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो पहले ग्लोबली मामलात को देखेंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में आपकी एंटिसिपेशन है कि कुछ रिलीफ की कोई जिस तरह से पीटीआई उम्मीद लगाकर बैठी है, आप समझते हैं कि कुछ हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए हम ना अगर ऐसा होना होता ना तो ट्रंप साहब तो चलें छोड़ दें, तो भाई हाई लेवल की बात है ना, वो अपने किसी आदमी से या स्पोक्समैन जो स्पोक्स पर्सन होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के या वाइट हाउस के, उनसे कहलवा देते, या किसी और बंदे से जो अपना करीबी आदमी है। पिछले दिनों एक था ना आदमी जिन्होंने कहा था, क्या नाम है उनको आप जानती होंगी, जिन्होंने एक ट्वीट की थी जिसके बारे में कहा गया था कि जी नहीं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। लेकिन आपने देखा जब से हुकूमत में आए हैं रिचर्ड ग्रेनियर, उसके बाद ये हुआ कि कोई किसी तरफ से भी अमेरिकी हुकूमत के किसी एहलकार ने इस बात को कोई तरजीह नहीं दी थी कि इस पर वो बात करें। तो मुझे नहीं, जो आप पूछ रहे हैं मुझे नहीं लगता। अभी देखें 100 दिन से ज़्यादा उनको आए हो गए हैं, उन्होंने छोटे छोटे मुल्कों के बारे में बात कर दी है, कल हिंदुस्तान के बारे में भी बात की है, उनको नसीहत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। तो नहीं लगता दूर दूर तक, हाँ एक जो पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ कर दी है
जिस तरीके से आपने देखा है कि हाई प्रोफाइल एजेंट पकड़ के जो आपने देखा उनको दिया गया अफगानी जो इन्वॉल्व है 1990 अपनी 2020 की जो बॉम्बिंग हुई थी, हाँ काबुल एयरपोर्ट पर, उसके हवाले से। तो ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ एक ग्रेटर इनिंग एक दफ़ा फिर खेलना चाहते हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से। आईसिस जो आपकी है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो जिस तरीके से खुरासान वो दुश्मन बनी है अमेरिका की, उनको डर लग रहा है कि ये हमारे अहदाफ पे फिर हमला करेंगे। और वो वेपन्स वाला भी मामला है, वो भी पाकिस्तान से जुड़ता है कि वो वेपन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। नाजरीन, भारत ने अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस को दहशतगर्द तंजीम करार देने की दरख्वास्त कर दी है। ये दरख्वास्त भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गैब्रेट के दरमियान होने वाली बातचीत के दौरान की गई है, जबकि भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया है। ये वही सिख तंजीम है जिसके सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की भारतीय साजिश अमेरिका ने नाकाम बनाई थी और अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय एजेंट विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद की थी। इसके अलावा कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारत मुलव्वस होने के भी ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस तंजीम को इसलिए दहशतगर्द करार दिलवाना चाहता है क्योंकि ये तंजीम आज़ाद खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराती है। इसलिए ये भारतीय दरख्वास्त असल में आज़ाद खालिस्तान तहरीक को दबाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि आलमी बरादरी दुनिया भर में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का नोटिस कब लेगी और इस सिलसिले में कोई एक्शन भी लिया जाएगा और इस भारतीय दरख्वास्त का मुकद्दर क्या होगा, इसी पर बात करते हैं। हमें एहतशाम साहब के साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया अपना तजिया देने के लिए। थैंक यू सो मच मसूद साहब। कैसे देख रहे हैं इस भारतीय दरख्वास्त का, आप क्या आगे से रिस्पांस देख रहे हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं कि माज़ी करीब में अमेरिका और कनाडा भी जो भारत की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स या उनकी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर जो मामलात हैं सियासी तौर पर जिस तरह से उलझाया जा रहा है, वो उनसे बाखूबी वाकिफ़ और इसका शिकार भी हो चुके हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि भारत को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इस दरख्वास्त को लेकर? जी हाँ, देखिए अव्वल तो कुछ होगा नहीं। और अगर सिक्स फॉर जस्टिस को देखें 2018 में ये बनी थी और लंदन में बनी थी और उस वक्त जो थाउजेंड्स ऑफ सिक्स जो थे उन्होंने वहाँ पे जमा हो गए थे एंड डिमांड वाज इंडिपेंडेंट खालिस्तान की बात की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था सेकंड एक रेफरेंडम हम कराएंगे अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड सब्सिक्वेंटली रेफरेंडम होगा इंडिया में और इंडियन पंजाब में और इसके बाद है दे विल अप्रोच यूनाइटेड नेशन कि एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान के लिए वो इसके लिए इनको फैसिलिटेट करें। अब ये देखें कि 2000 इस पे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है इस पे तो देखें एक अटेम्प्ट हुए, एक फाइल्ड अटेम्प्ट था और जो स्टिंग ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन ने FBI ने किया यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उसमें उन्होंने सारे जो ताने बाने थे वो पकड़े गए। निखिल यादव जो बंदा था एक्चुअल जो हिटमैन जिसने हायर किए थे इनको असैसिनेट करने के लिए, हिटमैन को उसने $1 लाख भी दिए थे, वो सारे पकड़े गए हैं। तो एक प्लॉट इनके अगेंस्ट, इसकी लाइफ अपनी खुद स्टेक पे है और ये वैसे भी हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त भी था। सो ये जो निखिल गुप्ता था इसको टारगेट 4 बंदों के मिले थे, इसमें इंक्लूडिंग पन्नू भी शामिल था, लेकिन उससे पहले हरदीप की असैसिनेशन कनाडा में होती है। तो मेरे ख्याल में किसी सूरत में भी इस डेवलपमेंट के बाद जिसमें इंडियन निखिल गुप्ता ने ये कहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर्स ले रहे थे, इसका मतलब था इंडियन रॉ से ऑर्डर्स ले रहे थे फॉर द असैसिनेशन ऑफ दीज 6 लीडर जो यूरोप में बैठे हुए थे, नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए थे। सो अमेरिकन ने इस पर एक्सटेंड लिया है और पीछे जो इनके फॉर्मल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे तो वो रिकॉर्ड पे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रिंसिपल्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, irrespective of the country we will defend our principles। और हम तो मेरा ख्याल में ये कोई बनता नहीं है कि निखिल गुप्ता को इंडिया ने ऑलरेडी 2020 में डिक्लेयर कर दिया था एज ए टेररिस्ट, लेकिन अमेरिका नहीं लगता है कि इस तरह वो। लेकिन सर दुनिया वैसे अपने मफादात भी देखती है और अमेरिका का और जो भारत के हम ट्रम्प साहब के पहले टर्म्स देख चुके हैं मोदी साहब के साथ पिछले टर्म में जिस तरह से उनके मामलात रहे हैं, कुर्बत रही है। आपको लगता है कि इस बार ऐसा कुछ हो सकता है कि वो वाकई इस दरख्वास्त को संजीदगी से लें? ट्रम्प साहब के मूड की उनकी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी भी है हमारे सामने। जी उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो ऐसा है, लेकिन जिस तरीके से वो डिसीजन दे रहे हैं टैरिफ पे भी इंडिया के बारे में उन्होंने वाजे कर दिया, जितना इंडिया लगाएगा उस तरह वही हमारे टैरिफ्स होंगे और सो नेक्स्ट स्टैंड वो है। और देखें ये तो एक बड़ा वाजे ये तो एक किस्म का वो है कि गुरपतवंत सिंह तो एक मासूम है जिस पे आपने कोशिश की कि इसकी जान लेने की कोशिश की है एंड उसकी डबल नेशनलिटी अमेरिकन भी है कैनेडियन भी है, तो अमेरिकन तो प्रोटेक्ट करेंगे इसके लिए।
तो मेरे ख्याल में इसमें इंडियंस को इस पे यकीनन इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। एहतशाम साहब, किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका का अपने इंटरेस्ट भी हैं और उसमें हम थोड़ा सा मुतासिबाना रवैया भी उनका देख रहे हैं टूवर्ड्स इंडिया इसमें, लेकिन इंडिया के जो मामलात हैं उसमें जो ये दरख्वास्त की गई है, ख़ास तौर पे ये गुरपतवंत सिंह पन्नू इनके हवाले से जो बात की गई है कि जो इनकी तंजीम है आज़ाद खालिस्तान, इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। एक तो कितने चांसेस हैं इस दरख्वास्त की कामयाबी के, दूसरा ये कि अमेरिका खुद भी इसका शिकार है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये इक़दाम से भारत के ये दब जाएगी? इसकी जो हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई मूवमेंट जो तक़वियत इसको मिल रही है, इसको रोक सकेगा भारत? आमना कामयाबी के इम्कानात तो अभी उसी सूरत में हम देखते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। देने ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मोदी सरकार की ये तीसरी टर्म है और ये 12-13 साल हो गए मोदी सरकार को, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर। करण थापर के साथ एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद आधी के बाद उठ के चले गए थे। ये कल एक पॉडकास्ट करवाया गया, कहते हैं जो एक मैनेज किस्म का है, जी हाँ, उसमें ये मोदी साहब ने बात की है। देखें, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिखों के बारे में अब ये ना कितनी भी आप मुखालफत करें उनकी, अभी कोई भी एक वाक़या जिसमें वो पाए गए हों मुलव्वस, कोई दहशत गर्दी की हो, हाँ ये खालिस्तान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम मेजॉरिटी की बुनियाद पे बात करते हैं, आज रेफरेंडम कराएं, हम अलहदा रहना चाहते हैं। उसको काउंटर करने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। दूसरी बात है, हम ना ये जिस तरीके से साल 1.5 साल में आपने देखा जो डेवलपमेंट्स हुई थी, किस तरीके से वो कैनेडियन शहरी सिख जो लीडर था उसको मारा गया, फिर एक को मारने की कोशिश अमेरिका में की गई, फिर एक जायंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करवाई गई कनाडा और अमेरिका और उसके बाद बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। उन तीनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये बताया था कि किस तरीके से रॉ अपने मुखालफिन को मारने के लिए अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और बाकी जगहों पे क्या कुछ कर सकती है। तो नहीं लगता, देखें ना, ट्रंप साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, जब कई हवाले से उनको अब रिस्टेन करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में पड़ रही है और उनको जिसको कहते हैं पुश बैक उनको आ रहा है बहुत ही तरफ से। तो ये खामखा वो इस हवाले से मुझे सिरे से नहीं लगता कि जब सबूत ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, तो किसी सूरत में ट्रंप साहब मोदी साहब के लिए ये कुछ करेंगे। अभी आप देख लें मोदी साहब के लिए क्या किया उन्होंने। अभी तक तो जो हिंदुस्तान में बहस हो रही है, वो कहते हैं अमेरिका गए, वो तो 35 जहाज़ फाइटर एयरक्राफ्ट तो लेने ही नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उन्होंने दिया क्योंकि राफेल ले चुके हैं फ्रांस से, वो उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने बिलियन डॉलर उनको। लेकिन एक बात है, मुतासिबाना रवैया तो अमेरिका का है इस सिलसिले में। जो हम देख रहे थे कि 43 कंट्रीज़ जिनकी लिस्ट बनाई जा रही है, जिन पे सफरी पाबंदियाँ होंगी, उनमें भारत जब इलीगली वहाँ से हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग फ्लाई करते हैं अमेरिका की जानिब, तो उसका नाम नहीं था। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि यहाँ पर नाम नहीं है जी। हम ना देखें, वो इनडायरेक्टली तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान में बहस की गई कि जब उनको जो इलीगल इंडियन थे उनको बेड़ियों में और जिसको कहते हैं लेके गए वहाँ पे हथकड़ियाँ पहना के एयरपोर्ट से उतारा गया, तो वहाँ पे बिलबिला उठा इंडिया का मीडिया कि जी ये क्या हो रहा है। तो वो जो उन्होंने काम करने हैं वो करने ही करने हैं। अभी आप देख लें जिस तरीके से बाकी मालिक के लोगों को भिजवा रहे हैं वो नहीं करेंगे, वो प्लेइंग टू द गैलरी होगा। वो हमारी सफारतकारी की ज़ुबान में लोग कहते हैं कि खामोशी इख्तियार करेंगे, आपने एक बयान दे दिया, एक डिमांड कर दी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो नहीं लगता कि आउट ऑफ द वे जाके वो काम करेंगे जिसके सबूत है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि सिखों की तंजीम को ऐसा काम कर रही है कि उनको पाबंदी लगाई जाए। थैंक यू सो मच। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मसूद अहमद खान साहब इस अहम इशू पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर अहम स्टोरीज शामिल करेंगे। वेलकम बैक। रोशनियों के शहर कराची की बात करेंगे, जहां जुर्म के अंधेरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। रोज़ यहाँ लुटेरे अवाम का माल तो लूटते ही हैं, साथ जान भी ले लेते हैं, और ये सिलसिला रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी जारी है। ताज़ा वाक़े में कोरंगी नंबर 6 में मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर 21 साला नौजवान सुहेब के जाँ भाग होने का वाक़या सामने आया। इससे कबल हमने देखा कोरंगी ही में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। मरने वाला घर का वाहिद कफील और शीरख्वार बच्ची का बाप था। अब तक कराची में रमज़ान के दौरान 5 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि साल के आगाज़ से अब तक की अगर बात की जाए तो डकैती मज़ाहमत में कत्ल होने वालों की तादाद 22 हो गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा कत्ल की वारदातें कोरंगी में रिपोर्ट हुई हैं। शहरी पूछते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स का ये जिन आखिर कब काबू में आएगा और इस लाकानूनियत का जिम्मेदार आखिर कौन है।
ज्वाइन किया है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, CPLC के एक्स चीफ रहे हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन साहब। हम देखते हैं कि हम शहर कायद कराची में क्राइम की वारदातें जो भी होती रही हैं, इनकी बात तो करते हैं, इस पर हाइप भी बनती है। जब भी कोई इशू होता है उस पर हुकूमत के नुमाइंदगान आते हैं, वजाहतें पेश करते हैं और मुतालिका इदारों को रिपोर्ट्स के हवाले से कह दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद एक खामोशी रिपोर्ट्स के बाद, और उसके बाद वही मामलात। एक्स CPLC के चीफ के तौर पर आपने क्या मामलात ऑब्जर्व किए, और वंस एंड फॉर ऑल कराची में आप कभी देख रहे हैं कि इसको क्राइम से पाक किया जा सकता है? उसके लिए कोई प्लान है हुकूमत के बोर्ड पर? देखिए, एक तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेरे ख्याल में दुनिया के 5वें 6ठे नंबर पे पॉपुलेशन वाइज है। अनडाउटेडली तो 3 करोड़ की आबादी है, उसके अलावा इतना इसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा है, और तो बड़े शहरों में दुनिया भर में क्राइम तो होता है, उसको आप 100% एरेडिकेट नहीं कर सकते, आप ख़त्म नहीं कर सकते। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको आप किसी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये रमज़ान के महीनों में वैसे ही ये स्ट्रीट क्राइम जो है इसकी तादाद बढ़ जाती है। उसके अलावा भी शहर कराची के लिए जो प्लान बनाया गया था, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था, वो मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से अभी तक इन प्लेस नहीं हुआ। पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं। कैमरा नेटवर्किंग की बातें होती ज़रूर हैं, कैमराज अब लग भी चुके हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है और उनकी वो कैपेसिटी भी वो नहीं जो होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्नैचिंग है, गाड़ियों की स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, उसके अलावा आपकी मोटरसाइकिल की चोरी है, गाड़ियों की चोरी है, घरों में डकैती हो रही है, बैंक रॉबरीज हो रही है, ATM मशीन्स के बाहर जो है वहाँ पर वारदातें होती हैं, और जिस तरह आपने खुद कहा कि बहुत सारी कीमती जानें भी गई हैं इसमें। तो ज़ाहिर है ये इसको आप कंट्रोल या प्रिवेंट किसी हद तक कर सकते हैं, और वो आपकी काम बात जो है बिल्कुल ठीक है। है। सॉरी टू इंटरप्ट यू शरफुद्दीन साहब, लेकिन जब हम रमज़ान मुबारक की महीने की बात करें, आप कह रहे हैं कि इसमें वारदातें बढ़ जाती हैं, तो अगर हमें पता है कि ऐसे मंथ्स आते हैं जिसमें हम रमज़ान मुबारक का महीना कहते हैं या मुहर्रम के कुछ अयाम होते हैं, इनके लिए पहले से प्री प्लान्ड इश्यूज़ को देखते हुए तैयारियां क्यों नहीं की जाती, प्रेपरेशंस वैसी क्यों नहीं होती? इस्तेदादकार पुलिस की बढ़ाई जा सकती है, रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे इन मंथ्स के लिए। तो देखिए, एक मैं बड़े माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जो नफरी अभी बढ़ाई भी गई है, मेरे ख्याल में 10,000 के करीब बहुत बड़े हैं, मगर इशू ये है कि यहाँ जो VIP ड्यूटीज जो हैं, जितने आपके सियासतदान हों या इसके बाद दूसरे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अपने घरों के बाहर जो है ये मोबाइलें खड़ी कर देते हैं, उनके साथ मोबाइलें भी चलती हैं। तो ये जितने पुलिस की जो नफरी इंडक्ट होती है, आधे से ज्यादा वो जो है उनकी VIP ड्यूटीज में लग जाती है। तो ग्राउंड के ऊपर अगर आपकी जो पोजीशन है, तो करना तो ये चाहिए जो नफरी आपने एनहांस की है उसको ग्राउंड के ऊपर लेकर आए। उसके साथ साथ आपको दुनिया भर में कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में बहुत कम है। CPLC एक बना था इदारा जो अभी भी मौजूद है, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किडनैपिंग को खत्म करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए और जनरली क्राइम को खत्म करने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है आम शहरी में और पुलिस के दरमियान, तो उसको गैप को पूरा करने के लिए ऐसा क्या हुआ कि जो हम आपने अभी बात की कि CPLC का जो पहले किरदार है माजी में, उससे बड़ा इस्तेफादा किया गया था, अब CPLC के किरदार को आप कैसे देखते हैं और उसकी वजह क्या देखते हैं कि उस तरह से मुतहरिक नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं क्रिटिसाइज उनको नहीं करना चाहता हूँ, हमारी बनाई हुई तंजीम है और उसमें हमारे लोग हैं जो कि अभी भी वो चला रहे हैं उसको, मगर अब वो जो कनेक्शन है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ब्रेक हो गया है। पहले CPLC जो थी वो गवर्नर के अंडर में थी, तो उसकी एक रोल बड़ा इंडिपेंडेंट रोल था। अब आपने उसको भी किसी हद तक जो है वो गवर्नर से हटाकर, तो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको आपने डैमेज कर दिया है। तो वो जो CPLC ऑटोनोमस बॉडी थी, जिसका इंप्रेशन ये था, लोग हमारे दफ्तरों में जाते थे, FIR रजिस्टर्ड कराने आते थे, कंप्लेंट्स करने आते थे, अभी भी लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं। आई एम श्योर हमारे जो पुराने चीफ हैं जमील यूसुफ या अहमद चुनाव, इनसे भी रब्ते करते होंगे। तो लोग जो है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है पुलिस में अभी भी बहुत कम है, और उसको पुर करने के लिए आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको उनको इनके साथ पुलिस के साथ मिलके एक काम करना। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मोहल्ले के जितने लोग हैं
इनको आपको ऑन बोर्ड रहना होगा थाने लेवल के ऊपर। अगर वो थाने लेवल पे आप लेंगे तो वो फिर आप जो इलाके जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं जहाँ पर क्राइम ज्यादा हो रहा है, पॉलिसी के निजाम के साथ साथ हमें रहते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी करनी पड़ेंगी, जुडिशियल सिस्टम को भी बहुत बेहतर करना पड़ेगा। उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी बोलना चाहूंगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आप जब ये क्रिमिनल पकड़े भी जाते हैं, अब ये क्रिमिनल पकड़े गए, इसको सजाएं तो उनको मिलती नहीं है। 5% 3% या इतनी, अब 5-10%, 10% तो बहुत आगे है, 5% से भी ज्यादा नहीं। तो अगर हो निजाम हो जिसके अंदर क्रिमिनल पकड़ा जाए और उसको सजा न मिले, तो उसको अगर खौफ ही नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा सजा मिलेगी, तो वो किस तरह के वो दोबारा वो कुछ दिनों के बाद दोबारा रोड पे आ जाता है, दोबारा वो फोन स्नैचिंग भी कर रहा होता है, दोबारा वो गाड़ियों की चोरी भी कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये निज़ाम को, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें प्रोसिक्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, इन्वेस्टिगेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके साथ साथ आपको सजाओं का जो कन्विक्शन जो है उसको भी आपको बेहतर करना होगा। तो जब तक ये सजा का जो निज़ाम है ये प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं होगा, तो आप ये क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिस बड़े बड़े मॉडर्न कंट्रीज में उसमें यही होता है कि जो क्राइम होता है, अगर वो क्रिमिनल पकड़ा जाए तो उसको सजा मिलती है। यहाँ पर कुछ ही 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते के बाद वो बाहर आ जाए, तो आप किस तरह उसको आप क्राइम को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। इन इश्यूज़ को देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे इस मौजू पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपनी आखिरी स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर कोयटा की निजी परवाज़ में होने वाले अफसोसनाक वाक़े का इस वक्त नाज़रीन चर्चा है। सार्फिन बरहम हैं कि जब कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए और इख्तियार ताकत का नशा बन जाए, तब ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जैसे कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट में देखे गए हैं, जहां साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगज़ई की बेटी साइमा ने ताकत के नशे में आकर एयर होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बना डाला, मुक्का मारकर उसका दांत तोड़ डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हैरान, परेशान और बेबसी की तस्वीर बनी जख्मी एयर होस्टेस का बहता खून हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान बन गया कि क्यों कानून सबके लिए बराबर नहीं है। ये वाक़या महज एक शख्स की बदतमीज़ी नहीं बल्कि उस बीमार सोच का इकास है जहां ताकतवर कानून को पैरों तले रोंदना अपना हक समझते हैं। एयरलाइन अमले की तौहीन, मुसाफिरों की परेशानी और कानून की बेबसी, ये सब कुछ हमें बार बार याद दिलाता है कि जब असर व रसूख इंसाफ पर हावी हो जाए तो मुआशरा बर्बादी की दहलीज पर जा खड़ा होता है। इंतज़ामिया का मामला दबाने की कोशिश उस खोखले निज़ाम का वो बदनुमा पहलू है जो ताकतवर को मज़ीद बेलगाम और आम आदमी को मज़ीद बेबस कर देता है। हमें इस रवैये को बदलना होगा। कानूनियत की आग से कोई नहीं बच सकेगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।